पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है तुम्हारी, ये तुम लोगों ने थोड़ा सा पोर्शन फेस टू फेस क्लास में पढ़ लिया था, पर जो पढ़ लिया था मैं उसकी बात नहीं करता। और प्लीज वो बच्चा डिस्टर्ब भी ना करे मुझे बीच बीच में, जिस बच्चे ने ऑलरेडी ये मुझसे पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। हम करीब 12-15 क्वेश्चंस तक पहुंच गए थे पार्टनरशिप के फेस टू फेस क्लास में। ये एक लंबा टॉपिक है, 5 कनेक्टेड चैप्टर्स पार्टनरशिप के हम एक साथ देखेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। सेकंड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि यदि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की रेशियो बदल जाए तो हमें अपने अकाउंट्स में कौन कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं, ताकि उस रेशियो के चेंज होने का इफेक्ट किसी के ऊपर फाइनेंशियली ना पड़े। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाए वो ठीक है, बट किसी की मेहनत खराब ना हो, किसी का पुराना जो प्रॉफिट और लॉस है, पुरानी कोई एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उनके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना पड़े तो हमें अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा रख ले। फोर्थ पढ़ेंगे हम रिटायरमेंट, कि यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से चला जाए तो उसको भेजने का प्रोसीजर क्या है, टाटा बाय बाय करने का प्रोसेस। उसके दो पोर्शन है, एक टाटा बाय बाय फ्रॉम फर्म और एक टाटा बाय बाय फ्रॉम दुनिया, मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। दोनों ही केसेस के अंदर हम लोग अकाउंट्स में क्या चेंजेस करते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। एंड लास्ट है फर्म कोई बाय बाय, मतलब फर्म का डिसोल्यूशन, कि यदि फर्म डिसॉल्व करनी पड़े, फर्म खत्म करनी पड़े, तो फर्म को खत्म कैसे किया जाता है। तो ये 5 टॉपिक मान के चलो अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 महीने चलते हैं। अच्छे लंबे टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है। और ये बात भी तुम्हें पता है कि जो मैंने सबसे पहला चैप्टर तुम्हें एनपीओ करवाया, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 10 मार्क्स का है और पार्टनरशिप 30 मार्क्स की है। तो 30 + 10 40 मार्क्स का टोटल पोर्शन हमारा ये पार्टनरशिप प्लस एनपीओ। अब हम ये 30 मार्क्स के 5 चैप्टर्स, वो एक चैप्टर 10 नंबर का था और ये 5 चैप्टर्स मिल करके 30 मार्क्स के हैं और कनेक्टेड है। शुरू शुरू में थोड़ा सा मतलब कह लो कि हो सकता है लगे कि कुछ बातें टफ सी लग रही हैं, बट शुरू के 12 15 20 क्वेश्चंस तक ही लगेंगी, फिर तुम्हें ये नजर आ जाएगा कि भाई टफ नहीं है पार्टनरशिप, इजी है पर कनेक्टेड है। हम ये नहीं कह सकते कि भैया चैप्टर 1 छोड़ दें फिर 2 आ जाएगा, समझ नहीं आएगा, दिक्कत आएगी, बहुत सारी दिक्कतें आएगी फिर। तो ये गलती मत करना, शुरू से ही चैप्टर को कनेक्टेड करके रखना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें पार्टनरशिप की। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? ये तुमने +1 बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप होती क्या है। When 2 or more than 2 person carried on some business carried by all or any of them acting for all is called partnership business। तो पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कम से कम 2 आदमी हो, मिलके बिजनेस कैरी कर रहे हो, सारे बिजनेस को ऑपरेट करें या सबके बिहाफ पर कुछ या एक ऑपरेट करे, उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अलग से एक गवर्नमेंट ने एक्ट बना रखा है, जिस एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जिस 1932 एक्ट के हिसाब से हम लोग इस पूरी पार्टनरशिप को डील करते हैं, जो हमें बताता है कि पार्टनरशिप के अंदर लीगल रूल्स क्या है। पार्टनरशिप के बारे में हम बात करेंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर पाए जाते हैं। सबसे पहला फीचर होता है
2 और more than 2 persons। पार्टनरशिप में 2 और more than 2 persons होते हैं। मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम 2 लोगों का एक साथ इकट्ठा होना जरूरी है। एक आदमी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकता, मतलब वो सोल ट्रेड का पार्ट होगा। 1.5 आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, मतलब एक अडल्ट और एक माइनर, ये भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पार्टनरशिप के लिए 2 और मोर देन 2 पर्सन का होना जरूरी है। यहाँ 2 पर्सन का मतलब क्या है? दोनों के दोनों अडल्ट हो, मतलब 18 से ऊपर हो, दोनों के दोनों साउंड माइंड हो, समझदार दिमाग हो, जिन्हें अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में पता हो। थर्ड, उसे लॉ ने डिसक्वालिफाइड डिक्लेयर ना कर रखा हो पार्टनरशिप के लिए या किसी भी एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को गवर्नमेंट मना करती है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकते या आप किसी किस्म का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर नहीं हो सकता। इन किन लोगों को मना कर रखा है गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए पार्टनर एडमिट होने के लिए? एक, कन्विक्ट्स, जो जेल में बंद लोग हैं, सजा काट रहे हैं। सेकंड, फॉरेन एम्बेसडर्स, विदेशी राजदूत, जो बाहर से हैं, दूसरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे आप अपना पार्टनर नहीं बना सकते। थर्ड, इंडिया का प्रेसिडेंट, क्योंकि वो लॉ का हेड है, उस पर कोर्ट केस नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट के लीगल प्रोसीजर से ऊपर है वो, तो गवर्नमेंट कहती है आम बंदे को, आम आदमी को कोई परेशानी आ सकती है इस चीज में यदि वो प्रेसिडेंट को पार्टनर बनाए, क्योंकि वो उस पर कोई केस नहीं कर पाएगा यदि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसे पार्टनर बनाने के लिए मना कर दिया। इंसॉल्वेंट आदमी, दिवालिया पीट रहा हो जिसका, चलने लग रहा हो जिसका प्रोसेस में, उसे भी पार्टनर नहीं बना सकते। तो ऐसे मल्टीपल लोग हैं जिनको एलियन एनिमी, जिनसे हमारी लड़ाई चल रही है। बाई चांस इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, तो ड्यूरिंग द वॉर हम किसी भी पाकिस्तानी को अपना पार्टनर नहीं बना सकते। जब पीस चल रहा हो, जैसे एट प्रेजेंट कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा, तो एट प्रेजेंट पाकिस्तान के किसी भी आदमी को यदि हम पार्टनर बनाना चाहे तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर ड्यूरिंग वॉर, यदि हमारा वॉर यूएस से चल रहा है तो हम यूएस के आदमी को नहीं बना सकते पार्टनर। हमारा वॉर चाइना से चल रहा है तो चाइना के आदमी को नहीं बना सकते। हमारा वॉर नेपाल से चल रहा है तो नेपाल के आदमी को पार्टनर नहीं बना सकते। तो 2 और मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए। और मैक्सिमम लिमिट कितने की है? मिनिमम 2 है, बट मैक्सिमम कितने कह दिए इन्होंने? मैक्सिमम है 50। कम से कम 2 आदमी हो, ज्यादा से ज्यादा 50 आदमी हो। इस 50 आदमी की लिमिटेशंस पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं डाल की। पार्टनरशिप एक्ट नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स कहीं डिफाइन नहीं करता। वो कहता है आप पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कितने मर्जी पार्टनर बनाओ, पर ये मैक्सिमम लिमिट तय कर दी किसने? कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 ने बता दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 पार्टनर डाल सकते हैं। ये कंपनी एक्ट 2013 ने क्यों डिफाइन किया? क्योंकि यदि नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कोई लिमिट नहीं होगी तो कोई आदमी कंपनी बनाएगा ही नहीं। कंपनी और पार्टनरशिप में फर्क क्या होता है? यही तो फर्क होता है कि कंपनी में आप कितने मर्जी पार्टनर बना लो और पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर बना सकते। तो यदि आपको 50 से ज्यादा पार्टनर की कोई फर्म बनानी है, पार्टनरशिप बनानी है, तो आप उसे एज ए पार्टनरशिप नहीं कैरी ऑन कर सकते, उसे आप एज ए कंपनी कैरी ऑन कर, वरना कंपनी का एग्जिस्टेंस आ ही नहीं पाता यदि कंपनी ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती पार्टनरशिप। ठीक है। सेकंड, थ्रू एग्रीमेंट ये इकट्ठे हुए। पार्टनरशिप का एक रूल है कि जब 2 या 2 से ज्यादा आदमी मिलके काम करते हैं तो वो मिलके काम थ्रू एग्रीमेंट करें। मतलब यदि 2 या 2 मोर देन 2 पर्सन इकट्ठे हैं ड्यू टू ब्लड रिलेशन, बाप बेटा इकट्ठे काम कर रहे हैं, भाई भाई इकट्ठे काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे काम कर रहे हैं, मतलब ड्यू टू ब्लड रिलेशन या ड्यू टू सोशल रिलेशन इकट्ठे काम कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ब्लड रिलेशन नहीं होता, हो भी सकता है वैसे तो, बहुत पीती है खून बीवी, ट्रांसफर हो रहा होता है हस्बैंड वाला खून बीवी के अंदर, तो ब्लड रिलेशन तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ का सबसे ज्यादा होता है। बट
एक्चुअल में ब्लड रिलेशन हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, भाई भाई में होता है, बाप बेटे में होता है, बाप बेटी में होता है, बट हस्बैंड वाइफ में नहीं होता। पर ये सारे रिलेशन के अंदर यदि कोई 2 और मोर देन 2 पर्सन्स मिलकर काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहते, उसे हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो तुम लोगों ने +1 के अंदर बिजनेस स्टडी में पढ़ा था। जब 2 या 2 से ज्यादा आदमी थ्रू एग्रीमेंट इकट्ठे काम करेंगे तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। वो एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। आपने एग्रीमेंट लिख रखा है तब भी ये एग्रीमेंट है, आपने ये सेटलमेंट वर्बली कर रखी है तब भी ये एग्रीमेंट है। यदि आपने कुछ भी नहीं कर रखा, इम्प्लाइड है, अंडरस्टूड है कि भैया बातचीत है आपस की, दोस्ती बड़ी अच्छी है, जानकारी बड़ी अच्छी है, कर लेंगे सेटलमेंट, क्या बात होगी यार, इसको भी ज्यादा जरूरत नहीं है पैसों की, मुझे भी ज्यादा जरूरत नहीं है पैसों की, मैनेज हो जाएगा, तो वो भी एग्रीमेंट का ही पार्ट है। मतलब रिटन, वर्बल एंड इम्प्लाइड तीनों तरीके के एग्रीमेंट परमिटेड है पार्टनरशिप में। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। 2 और मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट के थ्रू इकट्ठे हो, टारगेट बिजनेस करना हो। यदि टारगेट बिजनेस करना नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। जैसे ऋतिक और नमन मिल करके एग्रीमेंट करते हैं, क्या एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, तो 2 और मोर देन 2 पर्सन भी है, एग्रीमेंट भी है, एग्रीमेंट ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, पर उनका टारगेट बिजनेस नहीं है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। बिजनेस है पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो वो भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी एनपीओ, एनजीओ, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया। बिजनेस भी हो, प्रॉफिट मोटिव भी हो, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो मैटर नहीं करता, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो मैटर नहीं करती, सर्विस बेच रहे हो या सामान बेच रहे हो मैटर नहीं करता, होना चाहिए बिजनेस। और मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट अर्न हो या ना हो, ये भी मैटर नहीं करता, पर प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करना भी मस्ट है। यदि पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं सारे, तो वो आपस में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें, ये पार्टनर्स की अपनी मर्जी है, म्यूचुअल कंसेंट पे डिपेंड करता है कि भैया जैसे डिसाइड हो गया कि रेशियो ये रखेंगे वही रखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है, यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो उसे हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट में। यदि किसी पार्टनर को हम ये कहें कि लॉस तेरा प्रॉफिट मेरा, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ये तो हम कर सकते हैं, लॉस तेरा प्रॉफिट आधा था, परमिटेड। प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है, लॉस शेयरिंग आपकी चॉइस है, आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें ना डिस्ट्रीब्यूट करें, पर प्रॉफिट जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें। प्रॉफिट पे कोई रोक टोक, मतलब कोई ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉफिट एक ही पार्टनर ले जाए या कुछ पार्टनर ले जाए, कुछ को ना मिले। इक्वल शेयर करना जरूरी नहीं है, आप अपनी एग्रीड रेशियो के अंदर इस प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, इसको सबसे ध्यान से समझें। इसे हम कहते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर म्यूचुअल एजेंसी पाई जाती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, हर पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। एजेंट मतलब पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर सारे काम भी करता है, जिसको लेकर के पूरी फर्म लाइबल होती है, और प्रिंसिपल भी है, क्योंकि जब कोई दूसरा पार्टनर काम करके आता है उस केस में वो एज ए प्रिंसिपल उस पार्टनर के किए गए काम को लेके लाइबल होगा। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म में मैं, नमन और ऋतिक तीनों पार्टनर हैं, तो मैं कोई काम करके आऊं तो मैं एज ए एजेंट काम कर रहा हूं, और मेरे काम को लेके ऋतिक और नमन दोनों लाइबल है, तो मैं एजेंट हो जाऊंगा और वो दोनों प्रिंसिपल हो जाएंगे। जब कोई काम नमन करके आएगा तो नमन एज ए एजेंट काम करेगा, और हम दोनों, मैं और ऋतिक,
एज ए प्रिंसिपल बैठे होंगे और हम एज ए प्रिंसिपल उस काम को लेके लाइबल होंगे। तो हर पार्टनर का रोल एजेंट और प्रिंसिपल बोथ का होता है। जब वो कोई काम करता है एज ए एजेंट काम करता है, और जब कोई दूसरा पार्टनर काम करता है तो काम ना करने वाला पार्टनर प्रिंसिपल वाला रोल प्ले करता है। तो हर पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट बोथ पोजीशन होल्ड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में पाया जाता है। बाकी किसी भी टाइप की कोई भी फर्म देख लेंगे, उस फर्म के अंदर ये म्यूचुअल एजेंसी देखने को नहीं मिलती। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सारे में चलाएं या सबके बिहाफ पर कोई एक चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ ऑल, सबके बिहाफ पे कोई भी चलाए या सारे चलाएं, इससे कोई फर्क पड़ता। मतलब पार्टनरशिप के अंदर सबका काम करना जरूरी नहीं है। कुछ लोग काम करते हैं तब भी पार्टनरशिप है, सारे काम करते हैं तब भी पार्टनरशिप है, एक सबके बिहाफ पे काम करता है तब भी पार्टनरशिप है। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इसमें देखने को नहीं मिलता। मतलब लॉ के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म कोई लीगल एग्जिस्टेंस मेंटेन नहीं करती। जब भी फर्म पे कोई केस होगा तो वो केस इनडायरेक्टली पार्टनर्स पे हुआ है, और जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म केस करेगी किसी के ऊपर तो वो केस पार्टनरशिप फर्म ने नहीं किया, पार्टनर ने किया। लॉ की नजर में उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं, उसका एग्जिस्टेंस थ्रू पार्टनर है जो भी एग्जिस्टेंस है। क्लियर हुई बात? कुछ पूछना चाहते हो साथ के साथ पॉइंट्स में? नहीं। पार्टनर के राइट क्या होते हैं, एक ऑनर के क्या राइट होते हैं? फर्म के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्म के अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, फर्म के लिए एम्प्लॉयड कर सकते हैं, फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्म की रेगुलर डीलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, अपनी राय रख सकता है। ये सब पार्टनर के राइट, जो एक ऑनर के राइट होते हैं। पर ये एक इंडिपेंडेंट ऑनर नहीं है, तो कुछ चीजों में कंसेंट सिस्टम लागू होगा। ठीक है, क्योंकि सब मिलके काम कर रहे हैं, तो जब तक कंसेंट नहीं आएगी तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। कंसेंट का रूल क्या है? यदि जनरल डिसीजन है तो मेजोरिटी सिस्टम होता है, और यदि कोई स्पेशल डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिससे बिजनेस के ऊपर मेजर फर्क पड़ता है, तो वहां कंसेंट सबकी लगनी जरूरी होती है, मेजोरिटी सिस्टम नहीं लग पाती। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में एक एलएलपी भी पाई जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नॉर्मली पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि कल को यदि पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स कम रह जाए और लायबिलिटी ज्यादा हो जाए तो एक फर्म कैपेबल नहीं रहेगी अपनी लायबिलिटीज को पे करने में। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स के घर से ला करके फर्म की लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। तो जो भी पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स होंगी वो फर्म की लायबिलिटी के लिए लाइबल हो जाएगी। पर आजकल एक नई तरीके का पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आ गया जिसे हम एलएलपी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर एक पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसके अलावा बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी आप लिमिटेड कर सकते हैं। मतलब यदि कल को फर्म को लॉस होता है तो जिस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सिर्फ उसी की एसेट्स बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने में यूज की जा सकती है। बाकी किसी की भी एसेट्स को हम बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने में यूज नहीं कर सकते। बाकी सभी पार्टनर्स उनके द्वारा इन्वेस्टेड मनी तक ही लायबल होंगे, उनके द्वारा इन्वेस्टेड कैपिटल तक ही लायबल होंगे। उन्हें घर से कुछ भी ला करके पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में डिफरेंस, ये कोई खास मैटर करने वाली चीज नहीं है, बहुत हल्की सी है और बहुत सिंपल सी है। वैसे भी एलएलपी तुम्हारे सिर्फ थियोरेटिकल कोर्स में है, प्रैक्टिकली एलएलपी का कोई यूज तुम्हें 5 में से किसी भी चैप्टर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है?
पार्टनरशिप डीड। तुमने पीछे पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ा, पॉइंट नंबर 2 में था, ये रहा एग्रीमेंट। कहा था पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। बट अब बात आती है पार्टनरशिप डीड। इस एग्रीमेंट को लीगल टर्म्स में पार्टनरशिप डीड ही कहा जाता है। बस होता क्या है, कोई भी एग्रीमेंट डीड कब बनेगा, जब वो एग्रीमेंट रिटन एंड रजिस्टर्ड हो जाए। मतलब यदि हम पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को रिटन में भी कर लें और उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड भी करवा दें, तो वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं रहेगा, डीड बन जाएगा। और इन दोनों में से कोई एक फीचर नहीं है या दोनों फीचर्स नहीं है, तो वो एग्रीमेंट रहेगा, डीड नहीं बन पाएगा। मैंने तुम्हें कहा था एग्रीमेंट वर्बल हो सकता है, तो यदि वर्बल है तो वो एग्रीमेंट है, डीड नहीं है। इम्प्लाइड हो सकता है, तो वो एग्रीमेंट ही है, डीड नहीं है। रिटन हो सकता है, तो जस्ट रिटन है, रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी वो एग्रीमेंट है, डीड नहीं है। बट यदि एग्रीमेंट को आपने रिटन भी कर रखा है और उसे कोर्ट में रजिस्टर्ड भी करवा रखा है, तो उसे आप क्या कह देंगे, पार्टनरशिप डीड। तो डीड लीगली बड़ी है, एग्रीमेंट छोटा है। बट डेफिनेशन वाइज देखें तो एग्रीमेंट बड़ा है, डीड छोटी है, क्योंकि जो डीड बनेगी उसका एग्रीमेंट होना जरूरी है। पर हर एग्रीमेंट डीड बने जरूरी नहीं है। अ वर्बल एग्रीमेंट इज अ एग्रीमेंट, नॉट डीड। Implied agreement is a agreement, not deed. Written agreement is also a agreement, not a deed. But written and registered is agreement as well as partnership deed. तो पार्टनरशिप डीड डेफिनेशन के अंदर नैरो स्कोप मेंटेन करती है और एग्रीमेंट ब्रॉड स्कोप मेंटेन करता है। इस एग्रीमेंट या डीड में हम लोग कंटेंट्स क्या डालते हैं, इसके कंटेंट्स इन्होंने करीब 20 कंटेंट्स दे रखे हैं कि हम कौन कौन से कंटेंट डालेंगे। डीड का मतलब क्या है, एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जिन बातों के ऊपर पार्टनर्स एग्रीड है पार्टनरशिप फॉर्म को कैरी करने के लिए। तो तुम्हें जिन जिन बातों पर पार्टनरशिप फॉर्म में लगता है कि पार्टनर्स का झगड़ा हो सकता है, तो हर वो कंटेंट अपने इस डीड या एग्रीमेंट में डाल लोगे। तुम्हें लगता है कि हम किस किस बात पे झगड़ सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या हो, डीड में डाल लो। कौन कौन पार्टनर बनेंगे, डीड में डाल लो। नेम एड्रेस उनकी क्या है, कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, डीड में डाल लो। किसका क्या काम होगा, डीड में डाल लो। झगड़ा होगा तो कैसे सेटल करेंगे, डीड में डाल लो। कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, किसके नाम से खुलवाएंगे, डीड में डाल लो। क्या काम करना है बिजनेस ने, डीड में डाल दो। जहां झगड़ा लगे, जहां लगे पंगा पड़ेगा, डीड में डाल दो। जैसे होती है ना, एक इंसान की शादी होती है, देखी होगी शादी होते हुए, तो फेरों के वक्त जो है ना 7 वचन भरवाए जाते हैं, वो डीड के कंटेंट ही होते हैं। जिन जिन बातों पे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो सकता है, सब चीजों पे कंसेंट करवा दी जाती है ताकि झगड़ा ना हो। होना है पक्का, कोई बात नहीं, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कंसेंट ले लेते हैं कि भैया इन इन बातों पर लड़ाई मत करना, करो तो फिर ये कंसेंट देख लेना एक बार। तो ऐसा ही कुछ डीड का सीन है। कंटेंट्स बना रखे हैं, 20 कंटेंट है, 20 के 20 कंटेंट के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिख रखी है जिन पे तुम्हें लगता है कि पार्टनर्स के ओपिनियन वेरी कर सकते हैं। तुम्हें 20 के 20 कंटेंट पढ़ लो, तुम्हें लगता है किसी का किसी भी कंटेंट के बारे में मुझसे कुछ पूछना है, डिस्कस करना है, तो मैं उसका जवाब तुम्हें दे देता हूँ। क्विक रिवीजन ले लो एक बार फटाफट, इसके नाम से पता लग जाएगा।
यस बेटा, किसी की कोई डाउट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं पूछना मुझसे? 16th यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्डनर मर्रे, ये किसका डाउट था? कीर्ति। कीर्ति बेटा, पहले भी तुम पढ़े बैठी हो मुझसे, तुम्हें पता है कि मैंने इस कंटेंट को कहा था कि तुम्हारे आउट ऑफ कोर्स है और चैप्टर नंबर 5 पार्टनरशिप डिसोल्यूशन से कनेक्टेड है। हम डिसोल्यूशन में डिस्कस करेंगे इसको। ओके सर। इसको मैंने कटवा रखा है, तुम अपनी बुक में भी देखना, मैंने निशान लगवाया था इस पे कि रिलेटेड टू चैप्टर नहीं नंबर 5। लगाया हुआ। गलती कर दी तुमने, तुम्हें याद होनी चाहिए जब मैंने पढ़ाया था। इसको लिख लो, रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5। जब चैप्टर नंबर 5 करवाएंगे तो मैं 16th पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। अभी तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यूज नहीं होगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर। 5th के अंदर यूज उसमें भी नहीं होना, पर ये कनेक्टेड विद पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। तो बाद के लेक्चर में आ जाएगा अपने आप ही। चलो, इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की इंपोर्टेंस क्या है? कभी भी झगड़ा हो जाए पार्टनर्स के बीच में, डीड खोल के बैठ जाओ, डीड अपने आप बता देगी कि झगड़े में करना क्या है। जो डीड बोले वही सभी पार्टनर्स को एग्रीड करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड की इंपोर्टेंस यही है कि झगड़े के केस में सेटलमेंट थ्रू डीड की जाती है। रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड। रूल applicable in the absence of deed। डीड बनाने रखी तो रूल क्या लगेंगे? मैंने तुम्हें बताया ना, एग्रीमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो जब इम्प्लाइड एग्रीमेंट होगा तो रूल क्या क्या एप्लीकेबल होंगे उस केस में। इसमें टोटल इन्होंने 8 रूल बना रखे हैं, जिसमें से मेनली तुम्हें 5 रूल पे ही दिमाग लगाना है, क्योंकि 5 ही रूल प्रैक्टिकल से कनेक्टेड है। बाकी 6, 7 और 8 ये जो रूल हैं ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। ये 3 थ्योरी से कनेक्टेड है और ये 1 से 5 प्रैक्टिकल से कनेक्टेड है। सारे प्रैक्टिकल का डिस्कशन करेंगे, थ्योरेटिकल को तो हम लोग यही याद करके छोड़ देंगे। सबसे पहला रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नॉर्मली एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डाल रखी होती है, पर कई बार हम डीड के अंदर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा होता। तो जब भी रेशियो के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या होगी? इक्वल। प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल। 2 पार्टनर है हाफ हाफ, 3 पार्टनर है 1/3 1/3, 4 पार्टनर है 1/4 1/4 और 5 पार्टनर है 1/5 1/5। तो जिन भी क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो ना दे रखा हो उन सभी क्वेश्चंस के अंदर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेके चले, बाय डिफॉल्ट इक्वल मार्जिन। सेकेंड रूल, बुक में कुछ और रूल है, सेकेंड मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स जब पैसे लेके आते हैं तो वो 2 फॉर्म में पैसा लेके आते हैं, एक कैपिटल फॉर्म में और एक लोन फॉर्म में। तो जो भी पैसा वो लोन फॉर्म में लेके आएंगे उस लोन फॉर्म वाले पैसे के ऊपर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करेंगे। मतलब यदि आपने डीड में कुछ नहीं लिखा तो जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर एज ए लोन पैसा लेके आएगा उस पर 6% पर एनम के हिसाब से फर्म उसे इंटरेस्ट पे। हाँ, आपने डीड में लिख दिया 12% देंगे, 18% देंगे, 50% देंगे, जो लिख दिया एप्लीकेबल, बट लिखना ही भूल गए कि लोन पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो 6% पर एनम के हिसाब से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल। इसके अलावा 3 पॉइंट और भी हैं। 3 पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर। ये 3 पॉइंट है।
कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर उनकी कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे या ना दे। जो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाया, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, उस पर वो इंटरेस्ट ले या ना ले। किसी भी पार्टनर्स को काम के बदले में सैलरी या कमीशन दे या ना दे। इसके ऊपर, तीनों के ऊपर एक क्लियर कट रूल है, बड़े बड़े अक्षरों में, नो। That means no interest will be provided to partners on his capital. No interest will be charged on partners' drawing. No salary or commission paid to any partner. If deed is silent about the payment of all these things. तो यदि डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर नहीं। इसके अलावा 3 रूल, मतलब ध्यान रखना, ये 5 रूल तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बार बार यूज होंगे। तुम्हें इसका बिल्कुल दिमाग में हर पॉइंट घुसा हुआ, क्योंकि मैं बार बार ये पॉइंट्स पूछूंगा। क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ कुछ तो क्या करें, तो यही करेंगे जो कुछ लिखा हुआ है। 3 रूल है थ्योरी में, वो है 6 पॉइंट है। एडमिशन टू पार्टनर, पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन। एक नए पार्टनर को एडमिट करना है, तो जब तक सारे पार्टनर हाँ ना कर दें, तब तक हम किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेशन, हर पार्टनर के पास बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट है। आप किसी को मना नहीं कर सकते, भैया तू मंदबुद्धि है, तू रहने दे, काम मत कर। मंदबुद्धि अलाउड नहीं है पार्टनरशिप। जब कोई पार्टनर बनेगा तो उसे हम समझदार आदमी मानते हैं और उसे बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है। अकाउंट्स की कॉपी लेने का राइट, चेक करने का राइट, क्योंकि हर पार्टनर ऑनर है, तो चाहे तो किसी भी अकाउंट्स की कॉपी ले सकता है और अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करने का राइट है, ताकि उसके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो सके। ये उसके हक का है। क्लियर? यहां तक कोई पॉइंट हो किसी? पांचों प्रैक्टिकल से कनेक्टेड है, पहले पॉइंट 5 पॉइंट, और 3 थ्योरी के हैं। ये थ्योरी के पॉइंट किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यूज नहीं किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले 5 पॉइंट बार बार क्वेश्चंस के अंदर यूज किए जाएंगे। ये पांचों पॉइंट्स बेशक चाहो तो कॉपी में नोट करके रख लो, बार बार मैं तुमसे पूछता रहूं। यस बेटा, कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। वेट कर रहा हूं। यदि कोई पॉइंट डिस्कस करने वाला है तो डिस्कस करो, इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। थ्योरी यहीं तक थी इसकी।